हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आज हमें सिंधु घाटी सभ्यता के दो महत्वपूर्ण स्थल, एक हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदाड़ो। इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है कि इन दोनों स्थलों की क्या विशेषता रही है और ये दोनों स्थल किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्रमुख स्थल है वो माना जाता है मोहनजोदाड़ो को। ठीक, तो आइए एक एक करके दोनों स्थलों के बारे में जानते हैं। ठीक, तो जैसा कि आपको बताया गया था कि 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा पुरातात्विक विभाग की क्या किए गए गठन किया गया, यानी बनाया गया कि एक ऐसा ग्रुप होगा जिनका यही काम होगा कि वो संभावित स्थलों पर जाकर खनन करें और खनन से ये साक्ष्य प्राप्त करें, कुछ अवशेष प्राप्त करें और ये बता पाएँ कि हाँ, वहाँ पर कोई सभ्यता रहती थी या नहीं रहती थी। और उसके जो हेड थे उनका नाम था जॉन मार्शल। तो आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा की खुदाई का जो काम है, एक जो स्थल है हड़प्पा, हड़प्पा की खुदाई का काम किया गया सन 1921 में और इसकी खुदाई का काम किया दयाराम साहनी ने। ठीक, तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में पाकिस्तान का एक ज़िला है माउंट गोबरी ज़िला, उस ज़िले में उन्होंने क्या की, खुदाई की। ठीक, और वो जो स्थल है उसका नाम था हड़प्पा, इसलिए उसको कहा गया हड़प्पा की सभ्यता। ठीक, तो ये जो स्थल है वो पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के कौन से ज़िले में? माउंट गोबरी ज़िले में। और ये जो सभ्यता थी वो रावी नदी के तट पर स्थित थी। आपको बताया गया है कि जितने भी स्थल इसके पाए गए, ये ज़रूरी नहीं कि वो सभी के सभी स्थल सिंधु घाटी के तट पर ही हों। ये है कि वो जिस नदी के तट पर स्थित थे, मुख्यतः वो सभी की सभी नदियाँ सिंधु नदी से मिल जाती थी, इसलिए पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है, वो मेनली जो ये बसा हुआ था, वो रावी नदी के तट पर स्थित था। अब जानते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, यहाँ से क्या-क्या साक्ष्य मिले हैं। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हो गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खनन का काम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया, जो कि पाकिस्तान के माउंट गोबरी ज़िले में स्थित है और ये रावी नदी के तट पर स्थित है। अब यहाँ से मिलने वाली वस्तुओं की बात की जाए कि यहाँ से क्या-क्या वस्तुएं मिली गई। ठीक, मेन चीज़ यही होता है कि कौन से स्थान से कौन सी चीज़ें मिली, क्योंकि यही चीज़ प्रूफ करता है कि उस समय के लोग क्या-क्या उपकरण प्रयोग करते थे। उसके आधार पर हम ये अनुमान लगा पाते हैं कि वहाँ पर जो उपलब्धता थी, जो चीज़ें हैं, उसके आधार पर लोग वहाँ पर क्या-क्या करते होंगे। अगर कहीं से हल वगैरह मिल जाए, कुछ पुराने बीज वगैरह मिल जाए, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हाँ, इस स्थान पर खेती वगैरह की जाती थी। कहीं से अग्निकुंड वगैरह मिल जाए, ठीक, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ, इस समय के लोग जो थे वो पूजा वगैरह करते थे। तो मेनली जो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, वो चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किसी स्थल से कौन-कौन से साक्ष्य मिले। वो साक्ष्य ही उस स्थान को महत्वपूर्ण बनाता है। जैसे मोहनजोदड़ो क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि मोहनजोदड़ो से वैसे साक्ष्य मिले हैं कि ये अधिक आधुनिक शहर प्रतीत होता है बाकियों की अपेक्षा, यानी जो सुविधाएँ वहाँ पर थी, वो बाकी जगहों पर उतनी नहीं थी। तो आइए देखते हैं यहाँ से मिलने वाली वस्तुएँ क्या थी। तो सबसे पहली चीज़ जो मिली है वो है कुम्हार का चाक। अब चाक क्या होता है? आपने देखा होगा जब दीपावली वगैरह आती है तो आप दिए लेने जाते हैं। तो जो कुम्हार होता है वो मिट्टी से अलग-अलग चीज़ें बनाता है। जैसे दिए बनाएगा, घड़ा बनाएगा, सुराही बनाएगा, ठीक? बाकी अलग-अलग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बनाता है मिट्टी की चीज़ें। तो जो वो जिस टूल पर रख कर के बनाता है, आप देखेंगे उस पर मिट्टी रखी रहेगी होगी और डंडे से उसे ऐसे करके घुमा देता है। अब तो मान लीजिए आप वो तो मोटर से लगी होती है, मोटर से कनेक्टेड होता है कि आपने मोटर ऑन कर दिया तो वो घूमता रहेगा। पहले ऐसे नहीं होता था। वो ऐसे खूब गोलाकार होता था और यहाँ पर क्या रखी हुई है, यहाँ पर उनकी क्ले यानी मिट्टी रखी हुई है ऐसे, ठीक? उसको वो शेप देते थे, मगर इसको घुमाने के लिए यहाँ पर एक डंडा लगाते थे और उस डंडे से उसको ऐसे-ऐसे करके पहले एक बार राउंड दे देते थे, तो वो खूब तेज़ी से घूमने लगता था। क्यों? क्योंकि ये जो होता था वो मिट्टी का खुद बना होता था और बहुत भारी होता था। इसलिए यदि उसमें एक बार मोमेंटम आ गया, तो वो कुछ अधिक समय तक चलता रहता था, तो लोग उसी पर अपने दिए वगैरह सब बनाते थे।
तो कुम्हार का चाक पाया गया। कुम्हार का चाक मिलने का मतलब कि उस समय मिट्टी के बने हुए बर्तनों का वो लोग उपयोग करते होंगे। जैसे मिट्टी के बर्तन का मतलब घड़ा वगैरह हो गया। घड़ा पहले से ही है, प्रारंभिक में आपने मृदभांड के बारे में पढ़ा है कि ताम्र पाषाण काल के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले चित्रित मृदभांड का उपयोग किया था। चित्रित का मतलब ऐसा घड़ा जिसके ऊपर चित्र वगैरह बना हो। तो यहाँ से भी हमें कुम्हार का चाक मिला है, अर्थात यहाँ के लोग भी घड़े वगैरह या मिट्टी के बर्तन वगैरह का उपयोग करते होंगे, इससे ये पता चलता है। दूसरी चीज़ मिली है श्रमिक आवास। श्रमिक आवास का मतलब कि जैसे आपने सुना होगा कि राजा महाराजाओं के लिए क्या बनाया है, राजा महाराजा जो होते थे वो यात्रियों की सुविधा के लिए, अगर कोई यात्री उनके शहर से नगर से होते हुए जा रहा है तो अब ये रास्ते से जा रहा है। अब आप देखेंगे तो रास्ते दो तरीके से, मतलब एक तो ऐसा रास्ता होता है जो जंगल में से जाता है, बहुत घना है, तो रात के समय व्यक्ति क्या डरने लगते हैं तो उस रास्ते से कम जाते हैं। तो दो रास्ते बनाए जाते थे, एक शॉर्टकट वाला और एक लॉन्ग टर्म वाला। तो कोई ऐसा रास्ता होता था जो कि सीधे सीधे जाता था, जंगल वगैरह नहीं है, यानी कि इसके किनारे वृक्ष वगैरह नहीं है। और पहले आदमी को एक राज्य से दूसरे राज्य जाना है तो यात्रा बहुत बड़ी होती थी, बहुत लंबी होती थी। अगर वो पैदल ही यात्रा करते थे तो वो व्यक्ति थक जाएगा, और थक जाएगा तो अब वो कहाँ आराम करे, यानी हर जगह धूप है। तो उसके लिए राजा क्या करवाते थे कि ऐसे चार चार पिलर का प्रयोग करते थे, और चार पिलर के ऊपर वो कुछ नहीं, बस एक छत रखवा देते थे। ठीक, यानी चार पिलर दिए दिए गए हैं खूब दूरी दूरी पर, यानी 20-20 मीटर की दूरी पर चार पिलर हैं, या उसके बीच में एक आध दो और पिलर सपोर्ट के लिए हैं, और उसके ऊपर ऐसे बस रूफ छत है। चारों ओर की दीवारें नहीं। दीवारें क्यों नहीं है? दीवारें इसलिए नहीं है ताकि हवाएं जब बहे तो व्यक्ति को सभी दिशाओं से हवाएं मिल पाएँ, परंतु उसके छाँव की व्यवस्था हो जाए। और साथ ही साथ जहाँ पर ये बनाए जाते थे, कुछ राजाओं ने क्या किया कि इसी के आसपास एक कुएँ भी खुदवाए। कुएँ खुदवाने का मतलब अगर यात्री को प्यास लग जाएगी तो वो कैसे अपनी प्यास को बुझाएगा? तो वो इसलिए भी था ताकि दूसरे विदेशी यात्री, दूसरे दूसरे राज्य के जो यात्री आ रहे हैं उन्हें भी ये सुविधा मिले। ठीक, यानी कि अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर जा रहे हैं और आप थकते हैं तो आपको आराम करने की जगह मिल जाती है, तो यात्री कहेंगे कि हाँ, उस रास्ते में कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से यात्रा करते हुए चले जाएँगे, थकान भी होगी तो कहीं रुक जाएँगे। और एक जगह ऐसा है जहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो आदमी सोचेगा कि वहाँ पर जाएँ या ना जाएँ। मतलब वो मौसम फिर जो है इंतज़ार करेगा ना कि ऐसा मौसम आए तब जाएँ। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो श्रमिक आवास का मतलब वहाँ पर मज़दूर जो काम करते थे, उन मज़दूरों को विश्राम करने के लिए एक आवास बनाया जाता था जगह-जगह पर, कि अगर मज़दूर थक जाएँ तो वो आवास मतलब वहाँ पर क्या कर सकें, विश्राम कर सकें, तो उसको कहा गया श्रमिक आवास। अब कैसे पता चला कि वो श्रमिक आवास है? क्योंकि उस स्थान से हमें कारीगरी की जो चीज़ें होती हैं, ठीक, हथौड़ी वगैरह में हो गया, धागा वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें मिली, तो जिसके आधार पर ये चीज़ें कही गई कि वो श्रमिक आवास है। फिर उसके बाद अन्नागार। अन्नागार का मतलब कि वहाँ के लोग अनाज बचा कर के रखते थे। जानते हैं कि जो मनुष्य है वो अब क्या करना प्रारंभ कर दिया, अस्थाई कृषि करना प्रारंभ कर दिया उसने। उसने अस्थाई कृषि करना प्रारंभ तो कर ही दिया था। अब वो उपज कर रहा है, यानी फसल उसकी उत्पन्न हो रही है, तो उस भंडार को वो इकट्ठा करके रखेगा। क्योंकि पहले जो धन थे वो किस रूप में होते थे? वो अनाज के रूप में ही होते थे। जिसके पास ज़्यादा अनाज है, गाय भैंसे ज़्यादा है, वही व्यक्ति क्या होता था? अमीर माना जाता था, संपन्न माना जाता था। तो ये लोग क्या करते थे? अनाज को रखते थे। तो जिस स्थान पर रखते थे उसको कहा गया अन्नागार। तो ये अन्नागार भी प्राप्त हुआ है जहाँ पर अनाज को रखा जाता था। फिर उसके बाद मिला है स्नानागार। ठीक, सॉरी, यहाँ पर स्नानागार नहीं है। ठीक, स्नानागार यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार। उसके बाद उन लोगों को मिली है मातृ देवी की मूर्ति। ठीक, मातृ देवी की मूर्ति का मतलब वहाँ पर एक मूर्ति पाई गई है जो कि एक महिला की है। ठीक, तो जिसको वो लोग मातृ देवी के नाम से मानते थे, यानी मिट्टी उर्वरता की देवी उनको माना जाता था, मिट्टी की देवी थी, तो उनको कहा गया मातृ देवी। ठीक, तो वहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति मिली है। फिर लकड़ी की ओखल, वहाँ से ओखल मिली है किस चीज़ की? लकड़ी की, जिसके अंदर बीज वगैरह डाल करके कुटाई की जाती है। फिर उसके बाद वहाँ से एक मिला है कब्रिस्तान। ठीक, यहाँ का प्रसिद्ध यही है कब्रिस्तान।
कि यहाँ से मिला है एक कब्रिस्तान, उस कब्रिस्तान का नाम है RH-37। यानी उस समय के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, मगर उस पर जो लेटर्स लिखे गए हैं कुछ इसी प्रकार के हैं। ठीक, तो ऐसे करके ऐसे है, तो इसी को कह दिया गया है कि RH-37, एक नाम दे दिया गया कि उसका नाम क्या है, RH-37 कब्रिस्तान। अब कैसे पता चलता है कि कब्रिस्तान था वहाँ पर कि नहीं था? तो साधारण सी बात है, यदि आप कहीं पर खुदाई करते हैं और शव यदि आपको क्रम से मिले कि एक यहाँ पर दफनाया गया है, फिर कुछ यहाँ पर शव मिले, यहाँ पर, इस तरह अगर कुछ डिफरेंस पर यदि शव मिलने लगे तो इसका मतलब ये होता है एक क्रम में, तो आपको पता चल जाता है, यानी सेम डिस्टेंस पर आपको 100 मिलने लगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पर क्या रहा होगा, कब्रिस्तान वगैरह होगा। और कब्रिस्तान के अलावा अगर कहीं व्यक्ति दब कर मरा हुआ है तो कैसे पता चलेगा? तो जब व्यक्ति दबेंगे तो अनरैंडम, ठीक, घर वगैरह आ गया, भूकंप वगैरह आ गया, तो दीवारें गिरेंगी तो कोई जहाँ है वहीं पर दब जाएगा, तो उसका कोई सीक्वेंस नहीं होगा। तो सीक्वेंस के बेस पर पता किया जाता है कि वहाँ पर कब्रिस्तान था या नहीं था। फिर उसके बाद मिला है ताबूत। ताबूत का मतलब आपने देखा होगा कैफिन, जिसके अंदर शव को लेटा करके फिर उसके बाद ढक्कन वगैरह बंद करके उसको दफनाया जाता है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर मिली हैं। ठीक, तो देखिए वैसे ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2500 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। अगर इसके पैरेलल सभ्यता देखेंगे तो 2100 ईस्वी में मिस्र की सभ्यता का क्या हुआ था, 2100 ईसा पूर्व, ठीक, 2100 ईसा पूर्व में जो मिस्र की सभ्यता है उसका भी उद्गम हुआ था, कि मिस्र की जो सभ्यता है 2100 ईसा पूर्व में क्या हुई थी, प्रारंभ हुई थी। और आप जानते हैं मिस्र के लोग ताबूत वगैरह में ममीज़ वगैरह को, यानी कि शव के ऊपर कुछ मसाले वगैरह लगाकर पट्टी से लपेट करके, मसाले का मतलब है औषधियों के रूप में, उनको लपेट करके रखते थे। तो ताबूत कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2100 ईस्वी में वो तो वहाँ पर मिस्र में चलता ही था, ठीक, और ये 2500 ईस्वी में है, तो साधारण सी बात है कि व्यापार के लेन देन के क्रम में लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते होंगे, आते जाते होंगे, तो देखा होगा। तो जो ताबूत है वो उसके भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक। और उसके बाद है एक सिंह वाला पशु, यानी उनकी बहुत सारी, यानी कुछ मोहरों पर या कई स्थानों पर चित्रों वगैरह में एक सिंह वाला जानवर देखने को मिलता है, जो कि गैंडा की तरह दिखता है, ठीक। तो ये लोग सर्वाधिक किसे मानते थे, एक सिंह वाले गैंडा को या बैल वगैरह को अधिक मान्यता देते थे। उस समय गाय वगैरह का कोई प्रचलन नहीं था, ठीक। जो गाय वगैरह है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, यानी जब वैदिक काल प्रारंभ होता है तब आती है, अभी गाय से कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ से मिला है हाथी का मस्तक, यानी हाथी का जो सिर होता है उसका कंकाल मिला है, ठीक। जो ये बताता है कि उस समय जो वहाँ के लोग थे वो हाथी वगैरह ज़रूर पालते थे, यहाँ वहाँ पर आसपास में हाथी वगैरह रहते थे। तो हाथी वगैरह जहाँ पर जंगल में रहते होंगे वहाँ पर तो लोग निवास नहीं करेंगे, अर्थात नगर निवासियों में ही कुछ लोगों ने हाथी को पाला होगा, या वहाँ के जो भी लोग रहे होंगे। फिर आता है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक आपने गणेश जी को देखा होगा, ठीक, यह हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। दो चिन्ह होते हैं, एक ओम का होता है और एक जो श्री गणेश जी के हाथ पर बना होता है, उस चिन्ह को कहा जाता है स्वास्तिक चिन्ह, जो कि ऐसा दिखाई देता है। तो यह चिन्ह भी देखने को मिला है। और वहाँ पर एक मिला है स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र, एक यानी कि चित्र है, ठीक, यानी कि शिलाओं पर बना हुआ है, पत्थर पर बना हुआ है। तो उसमें क्या है कि एक महिला है और महिला के गर्भ से ऐसे एक बीज की तरह अंकुरण निकल रहा है, ठीक, उसमें से ऐसे पौधे हैं, पत्तियां हैं उसकी। तो इनको कहा गया है उर्वरता की देवी। ये जो है जिनके गर्भ से क्या निकल रहा है, एक पौधा निकल रहा है। ये जो चित्र है, इस चित्र को या ये जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा को कहा गया है कि ये जो मूर्ति थी इन्हीं को कहा जाता था उर्वरता की देवी माना जाता था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मातृ देवी की मूर्ति, इन्हीं को मातृ देवी या उर्वरता की देवी कहा जाता था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं माताओं से अधिक संबंधित हैं, यानी इससे आप ये कह सकते हैं कि ये जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, यानी माता लोगों को अधिक महत्व देता था, ठीक। और जैसे आप वैदिक काल की ओर बढ़ेंगे वहाँ पर देखेंगे जो समाज है वो पितृसत्तात्मक हो गया, यानी पिता को अधिक महत्व दिया जाए। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि चांदी का सबसे पहले प्रयोग करने का जो काम है वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था।
चांदी का पहला उपयोग करने वाले लोग हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो हड़प्पा सभ्यता की जो कहानी है वो कुछ ऐसी है, ठीक। तो ये हो गया हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आइए अब जानते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक। तो ये हड़प्पा सभ्यता होगी। अब मोहनजोदड़ो खुदाई का काम 1922 ईस्वी में हुआ। इसकी खुदाई का काम किया था राखल दास बनर्जी ने। ये जो स्थल है वो पाकिस्तान के रायसेन जिले में स्थित है, और ये जो स्थल है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, और ये डायरेक्ट सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी एक बड़ी नदी है। अब फिर उसके बाद ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। दो प्रश्न पूछता है, एक कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। स्थल स्थान बड़ा हो, शहर का मतलब कि जहाँ पर डेवलपमेंट अधिक हुआ हो वो, और फिर एरिया में भी बड़ा हो, तो उसको कहेंगे सबसे बड़ा शहर। तो सबसे बड़ा जो स्थल है वो धौलावीरा है, ठीक, जो कि गुजरात में स्थित है। मगर सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन है, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि कब्रिस्तान वगैरह पाया गया, कब्रिस्तान नहीं है। यहाँ पर एक ही जगह पर बहुत सारी लाशों के ढेर मिले हुए हैं ऐसे, ठीक, एकदम, यानी एक ही जगह पर बहुत सारी लाशें एक के ऊपर एक लदी पड़ी हुई है। ऐसा सिनेरियो देखने को मिला है, इसलिए इसको कहा जाता है मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। और वहाँ के जो कंकाल मिले हैं वो सभी छिन्न भिन्न थे, यानी कह सकते अंग भंग थे। किसी का हाथ नहीं है, किसी का सर नहीं है, किसी का पैर नहीं है, जो ये बताता है कि ये जो कंकाल हैं वो उस समय के होंगे जब उन पर कोई बाह्य आक्रमण हुआ होगा युद्ध वगैरह के समय, और सभी लाशें एक जगह पर इकट्ठी हैं। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। अब आइए बात करते हैं कि ये प्रसिद्ध किस लिए है। तो ये प्रसिद्ध है अपनी चौड़ी सड़कों के लिए। सबसे अधिक चौड़ी चौड़ी जो सड़कें मिली हैं वो मिली है मोहनजोदड़ो से। यहाँ की जो सड़कें थी वो साथ ही साथ चौड़ी थी और एकदम सीधी होती थी। कैसे सीधी, और इतनी सीधी होती थी कि जो दो सड़कें होती थी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। यही विशेषता इसकी सबसे अलग है कि यहाँ की जो सड़कें थी एकदम स्ट्रेट होती थी और एक दूसरे को 90 अंश पर विभाजित करती थी। सड़कों में नालियाँ होती थी, और वो जो नालियाँ होती थी बिल्कुल ढकी होती थी। कुछ जगहों पर ये जो नालियाँ थी, वो पहले की जो नालियाँ थी वो सामान्यतः बीच से होकर जाती थी, कहीं कहीं पर सड़कों के किनारे किनारे पर भी नालियाँ मिली हैं, और वो जो नालियाँ थी एकदम ढकी हुई थी। हमारे भारत में तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर नालियाँ तो हैं मगर नालियों को ढकने का कोई सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो ये प्रसिद्ध इसीलिए था कि सबसे चौड़ी सड़कें, सीधी सड़कें, ठीक, वो यहाँ पर उपस्थित होती थी। और यहाँ की जो अधिकांश सड़कें थी वो पूर्व और पश्चिम दिशाओं में क्या हुई थी, बनाई गई होती थी। ऐसा क्यों, कारण ये है कि अधिकांशतः हवाएं आप देखेंगे तो पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं या पश्चिम से पूरब की ओर। उत्तर दक्षिण की हवा बहुत मतलब प्रायः यानी इन दोनों हवाओं की अपेक्षा कम चलती है। तो ये इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि हवाओं का प्रवाह हो, चौड़ी सड़कें हों, तो हवाएं वहाँ से ज़्यादा मात्रा में पास हो और सड़कें अपने से भी साफ होती रहें। तो ऐसी ऐसी यानी वहाँ के लोगों का ऐसा दृष्टिकोण था। तो आपको पता चल गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा शहर है वो है मोहनजोदाड़ो। ये किस लिए प्रसिद्ध है, अपनी चौड़ी सड़कों के लिए जो एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करती थी। वहाँ की जो नालियाँ थी वो एकदम ढकी हुई होती थी। तो आइए जानते हैं कि यहाँ से मिलने वाली चीज़ें क्या हैं। तो यहाँ से मिलने वाली जो चीज़ें हैं, सबसे पहले पुरोहित आवास। पुरोहित आवास का मतलब कुछ घर ऐसे मिले जहाँ पर पूजा पाठ या भगवान से जुड़ी हुई सामग्रियाँ होती थी, जिससे ये पता चलता था कि ये जो आवास है वो किसी ब्राह्मण का है, किसी यज्ञ वगैरह पूजा पाठ कराने वाले व्यक्ति का है। तो इसका मतलब ये है कि पुरोहित के लिए आवास बनाया जाता था, पुरोहित आवास। फिर उसके बाद है स्नानागार, यानी कि स्नान करने के लिए कुंड पाए जाते थे, यानी ऐसे तालाब के स्ट्रक्चर में, ठीक। तो स्नानागार। उसके बाद कहा गया सूती वस्त्र, ठीक, वहाँ से क्या मिले हैं, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर भी पाया गया क्या, अन्नागार।
अन्नागार का मतलब जहाँ पर अनाज को रखा जाता है। तो सभी लोग एक ही जगह अनाज को रख पाएँ उसके लिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत है, इमारत का मतलब स्ट्रक्चर के रूप में जो सबसे बड़ी इमारत है, उस इमारत का नाम है यही, ठीक। यानी सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? उस समय की सबसे बड़ी इमारत है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत है वो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार इतना विशाल है कि उससे बड़ा कोई भी दुर्ग संरचना दुर्ग कह रहे हैं, कोई भी संरचना यानी कि वैसा फ्रेम नहीं पाया गया, वैसा स्थान नहीं पाया गया घर वगैरह जो इतना बड़ा हो। तो सबसे बड़ी इमारत के रूप में जाना जाता है मोहनजोदड़ो का अन्नागार। उसके बाद आपने जैसा कि जाना कि यहाँ की जो सड़कें थी वो चौड़ी होती थी और सभागार होते थे। सभागार का मतलब वह स्थान जहाँ पर एक व्यक्ति खड़े होकर के लोगों को स्पीच दे रहा है, भाषण दे रहा है, उनको संबोधित कर रहा है, तो वैसे स्थल पाए गए। तो ये हो गया सभागार। और यहाँ पर पाई गई प्रतिमा पशुपति शिव की, अर्थात जो शिव का साक्ष्य प्रभु जो शिव हैं उनके बारे में जो पहला साक्ष्य मिलता है वो मोहनजोदड़ो से मिलता है, ठीक। मोहनजोदड़ो से मिलता है पशुपति शिव के रूप में, यानी उनकी प्रतिमा वगैरह पाई गई। तो सबसे पहले पुरोहित आवास, स्नानागार, सूती वस्त्र, अन्नागार, चौड़ी सड़कें, सभागार, पशुपति शिव, ठीक। उसके बाद है कांसे की नर्तकी, यानी कि वहाँ से एक साक्ष्य मिला है कि वहाँ पर एक नर्तकी का मतलब एक महिला का चित्र पाया गया है जो कि नृत्य कर रही है, और वो भी मूर्ति है। वो किस चीज़ की? धातु की बनी मूर्ति हुई है। कौन सी धातु? कांसे, ठीक। तो कांसे की नर्तकी का मतलब एक इतनी छोटी सी प्रतिमा पाई गई है जो कि कांसे की बनी हुई है, उस पर एक महिला नृत्य करती हुई दिख रही है आपको। यदि आप नेट वगैरह पर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर है यहाँ पर तांबे का ढेर, यानी पर यहाँ है बहुत सारा तांबा एक जगह पर पाया गया, तो उसको कहते हैं तांबे का ढेर। यानी इस समय के जो लोग थे मोहनजोदड़ो के, वो तांबे का कह सकते हैं अधिक उपयोग करते थे। फिर और सभी लोगों के घर में क्या पाया गया? कुआं, जो कि बहुत विशेष बात है। सभी लोग घर में नहीं मगर प्रायः लोगों के घरों में क्या पाया गया? कुआं पाया गया। कि हर व्यक्ति, जैसे इस समय हर व्यक्ति को पानी लाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है, सबके घर में नलें हैं। नहीं तो पहले नल की व्यवस्था नहीं थी तो टैंक वगैरह आते थे। टैंक, जैसे ही टैंक आकर लगता था पानी वाले, सभी लोग शहर में सभी लोग बाल्टी लेकर के चले जाते थे, दो दो चार चार बाल्टियाँ पानी लाकर भर कर रख लेते थे, ठीक। तो ये हो गया घर में कुआं। और प्रसिद्ध क्या है यहाँ पर? स्वास्तिक मुहर, यानी कि स्वास्तिक चिन्ह का मतलब आपको बताया गया, ये श्री गणेश जी का जो चिन्ह है। उसके बाद कहा गया यहाँ पर मुहरे पाई गई। मुहरे का मतलब व्यापार के लिए जिस मुद्रा का प्रयोग करते थे वो लोग, मुहर, ठीक। उस पर जो चिन्ह पाया गया वो किसका पाया गया? स्वास्तिक का चिन्ह पाया गया। और इनकी जो मुहरे बनती थी वो अधिकांशतः सेल खड़ी से बनती थी। अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि पहले जो बच्चे थे उन लोगों को पढ़ने लिखने के लिए यानी कॉपी वगैरह नहीं दी जाती थी, क्योंकि जानते हैं कॉपी उस समय 5 रुपए की मिलती थी, तो 5 रुपये भी लोगों के लिए बहुत अधिक था। 5 रुपये 10 रुपये, और लड़का पेन से लिखेगा तो ख़त्म हो जाएगा, पेन भी कॉपी भी ज़्यादा खर्च लगेंगे। तो इसके लिए छोटे बच्चे को, वैसे भी छोटे बच्चों को लिखना नहीं आता है, ठीक। उतने ढंग से लिखने नहीं आएगा। एक पेज पे अगर आप, एक पेज पे एक इतना बड़ा पेज दिया है, उस पर एक जगह ऐसे लिखेंगे क, एक जगह लिखेंगे ख, उनका पेज खत्म, ठीक। तो अब क्या हुआ कि बच्चे पढ़ पाएँ, एक ही चीज़ का मल्टीपल टाइम यूज़ कर पाएँ, तो उसके लिए उनको दिया गया स्लेट, ठीक। काले रंग का होता था और उस पर लड़के चॉक से लिखते थे। तो अब जो आया है वो चॉक आया है। चॉक का मतलब बहुत ही स्मूथ होता है, ठीक, एकदम चिकनाहट उसमें होती है, आसानी से चलता है। मगर पहले वही चॉक आता था मगर बहुत सख्त होता था, कड़ा होता था, जिसको कहा जाता था खड़िया, ठीक। तो उसी का प्रयोग करके यहाँ के जो लोग थे वो मुहर बनाते थे। तो सेल खड़ी के पत्थरों का उपयोग करके जो सिक्के बनाने का, मुहर बनाने का काम था वो मोहनजोदड़ो के लोग करते थे, और उस मुहर पर पाया जाता था स्वास्तिक चिन्ह। तो ये हो गई मोहनजोदड़ो की विशेषता। तो मोहनजोदड़ो का खनन का कार्य 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने करवाया था। यह पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है, और ये जो सभ्यता है, ये जो नगर है, ये जो स्थल है,
वो मुख्यतः सिंधु नदी के तट पर था। प्रसिद्ध किस लिए है? प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो सड़कें थी वो चौड़ी पाई जाती थी और एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करती थी। जो नालियाँ होती थी वो ढकी होती थी। ठीक। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ पर एक ही जगह पर कंकाल के ढेर पाए गए हैं। ये प्रसिद्ध यहाँ से मिलने वाली चीज़ क्या-क्या है? पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, चौड़ी सड़कें, पशुपति शिव, सभागार, कांसे की मूर्ति, तांबे का ढेर और वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं, तांबे का ढेर हो गया, घर में कुआँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मोहनजोदड़ो में पाई गई। तो आई होप आपको सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये जो दोनों स्थल है उसके बारे में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन हो गई होगी। इसी से अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। जो चीज़ें ना समझ में आई हो आप उसे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही नई-नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।